हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। आज हम लोग 10वीं के गणित के लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लड़ जाएगा। तो चले अपने लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा था और आज उसके आगे मेरा 26 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। तो पहले इसको हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि 1620 के अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हम 1620 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 1620 का गुणनखंडन करेंगे तो किससे होगा? 2 से होगा। तो 8 से कितना होगा आपका 10, या 2 से कटेगा तो क्या होगा 405 आपका, या 3 से कटेगा तो कितना होगा 3 एकम 3, तितरी के 9 और 3 पचे 15, या अभी आपका 3 से कटेगा तो कितना होगा 3 चौका 12 और 3 पचे 15, या अभी 3 से कटेगा तो कितना होगा 15 और या अभी 3 से कटेगा तो कितना होगा आपका 5। क्लियर है? तो अब देखें कि 1620 के लिए क्या हो गया, 2 कितना बार है, 2 जो है 2 बार है, 2 के पावर क्या हो गया 2। 3 कितना बार है, 4 बार है, तो 3 के पावर हो गया आपका 4, क्योंकि 3 4 बार है। 5 कितना बार है, 5 1 बार है, तो 5 के पावर क्या हो गया 1। क्लियर है? अब कह रहा था क्वेश्चन कि 3 का घातांक बताना है। तब देखें तो 3 का घातांक क्या है, तो 3 का घातांक 4 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 3 का घातांक क्या है 4 है। अगर वही क्वेश्चन में कहता है कि 2 का घातांक बताए तो 2 का घातांक कितना है 2 है। क्वेश्चन में कहता है कि 5 का घातांक बताए तो 5 का घातांक कितना है 1 है। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें 3 का कह रहा था तो 3 का घातांक क्या है 4 है, क्योंकि 3 4 बार है। देखा तो 1 2 3 4, 3 कितना बार है 4 बार है, तो 3 का घातांक क्या हुआ 4 हुआ। तो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मतलब 27 क्वेश्चन, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। अब देखें 625 किससे होगा आपका, डायरेक्ट हमको लग रहा है 5 से होगा। कितना होगा 125, फिर ये भी 5 से कितना होगा 25, ये भी 5 से कितना होगा 5। मतलब इसमें केवल 5 ही है। कितना बार है 4 बार। 5 कितना बार है 4 बार है, 1 2 3 4। तो 5 का घातांक कितना है, तो 5 का घातांक जो है क्या है 4 है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन क्या है सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन लिखना है हमें। ठीक है, तो पहले कहीं 96 का अभाज्य गुणनखंडन कर दे। तो 96 किससे कटेगा आपका 2 से, तो कितना होगा 48, या किससे कटेगा आपका 2 से कितना होगा 24, या किससे कटेगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। मतलब 96 का अभाज्य गुणनखंडन में 2 जो है वो कितना बार है,
तो 2 देखे तो कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है तो 2 का पावर क्या होगा 5। 3 कितना बार है तो 3 एक बार है, 3 का पावर क्या होगा 1। पावर में 1 लिखे तो ना लिखे तो बात बराबर है, तो 2 का पावर 5 इंटू क्या हो गया 3। तो इसका आंसर हुआ 2 के पावर 5 इंटू 3। तो देखा था कहीं 2 के पावर 5 इंटू 3 है, यह है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि 1200 बराबर 2 के पावर m, ठीक है, 3 के पावर n, 5 के पावर k, तो m प्लस n प्लस k का मान ज्ञात करें। मतलब जो पावर में आएगा m n k उसको जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वही हमें क्या करना है, लिखना है। तो पहले तो हमें 1200 का अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो जब हम 1200 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो देखें 1200 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो किससे कटेगा आपका 2 से, कितना होगा 600, किससे कटेगा 2 से कितना होगा 300, किससे 2 से 150, ये भी 2 से 75, 3 से कटेगा 25 और 5 से कटेगा तो क्या होगा 5। क्लियर है। मतलब 1200 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसमें 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 2 के पावर क्या है 4 है। 3 कितना बार आया है 1 बार, 3 के पावर 1 है। और 5 कितना बार आया है 2 बार, 5 के पावर क्या है 2 है। क्लियर है। 5 के पावर क्या है 2 है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2 के जो पावर में है उसको क्या कह रहा है m, मैंने देखे इसको ही क्या कह रहा है, देखे तो 2 के पावर को क्या कह रहा है, देखे तो इसको कह रहा है 2 के पावर m, और क्या कह रहा है 3 के पावर n, और क्या कह रहा है 5 के पावर k। मतलब देखें 2 के जो पावर में उसका नाम m है, 3 के जो पावर में उसका नाम n है, 5 के जो पावर में उसका नाम k है। तो देखें तो 2 के पावर में नाम m है, इसका मतलब कि m का मान क्या है 4। 3 के जो पावर में उसका नाम n है, इसका n का मान क्या है आपका 1। अब 5 के पावर में k है, k का मान क्या है आपका 2 है। ठीक है। तो वही तो कह रहा है कि m प्लस n प्लस k का मान को जोड़ देना है तीनों को, मैंने जो भी पावर में है तीनों को जोड़ना है। तो जो भी पावर में है ना आपका 4 1 2 जोड़ेंगे, 4 1 2 तो कितना आएगा जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना आएगा आपका 7 है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था गुणनखंडन करेंगे जो भी पावर में आएगा उसको जोड़ेंगे। तो पावर में क्या आ रहा है 4 1 2, जब उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। तो इसका आंसर क्या सही है 7 सही है, 7 सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। मौसक आप लोग जानते हैं HCF, ठीक है। तो 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार सम संख्या क्या हो सकते हैं, 2 4 ले लो, चाहे 4 6 ले लो, चाहे 6 8 ले लो, चाहे 8 10 ले लो, कुछ भी, मैंने लगातार सम संख्या। और जब इन दोनों का मौसक निकालेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों का मौसक 2 आएगा। मौसक 2 आपको मौसक निकालने आता होगा, नहीं भी आता होगा तो तुरंत सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 लगातार सम संख्या हो तो उसका मौसक क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 2। उसी तरह कोई भी लगातार 2 विषम संख्या हो तो उसका मौसक मतलब क्या होगा HCF हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लौसा और मौसक क्रमशः 20 और 5 है। यदि दूसरी संख्या 5 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो एक सूत्र जान जाए, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा। देखें HCF मतलब आप जानते हैं मौसक, और LCM मतलब लौसा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। याद कर ले 2 संख्या हो, कोई भी 2 संख्या हो तो दोनों में गुणा कर दिया जाए और साथ में वो दोनों संख्या का LCM HCF में गुणा कर दिया जाए। ठीक है। तो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, दोनों का लौसा गुणे दोनों का मौसा। क्लियर है। तो अब इस सूत्र पे आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। अब जो जहां मान दिया वहां पे भर देंगे। तो मान लीजिए कि 2 संख्याओं में जिसका लौसा क्या है 20 है और मौसा क्या है 5 है, तो मौसा 5 है और लौसा 20 है। और मान लीजिए एक संख्या ज्ञात है 5, तो एक संख्या 5 दे दी, तो दूसरी संख्या ज्ञात मान लीजिए x मान ले दूसरी संख्या।
हमेशा के लिए याद कर लें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुणा मौसा। कोई भी मान दिया हो तो एक तरफ लॉसा मौसा को कर दे, एक तरफ दोनों संख्या को कर दे, जो पूछता होगा अपनी तरफ से आ जाएगा। इस बात को याद रखें, एक तरफ लॉसा मौसा को, एक तरफ दोनों संख्या को, ठीक है। जो पूछता होगा अपने आप से आ जाएगा। तो एक तरफ हमने लॉसा मौसा किया तो लॉसा मौसा क्या था 20 5 से 5 20 22 बराबर है। एक संख्या क्या था आपका 5 था तो दूसरी संख्या x मान लिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि गुणा में इधर आया था बट्टा में हो गया, इसलिए 20 का मान क्या हो गया x, चाहे x का मान क्या हो गया 20। तो यहाँ पे x का मान 20 क्या है, सही है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताया था। कल हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। कह रहे हैं दोनों का हमें मौसा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। आप लोग एचसीएफ निकालने जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो तुरंत इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका एचसीएफ दोनों क्या होगा 2 होगा, ठीक है। आप जानते हैं तो सही है, नहीं तो तुरंत अभी एचसीएफ में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों के एचसीएफ क्या है 2 है। तो यहाँ पे 2 कहाँ है, यहाँ पे यह 2 क्या है, सही है। आगे देख क्या करें, आगे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अभी हमने तुरंत आप लोगों को बोला है कि कहीं भी दो संख्या दिया हो और एचसीएफ एलसीएम दिया हो तो याद कर ले, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एक तरफ एचसीएफ एलसीएम को कर देंगे, एक तरफ दोनों संख्याओं को कर देंगे। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है 33, ठीक है। एचसीएफ का मान दिया कितना 15 और एलसीएम का मान दिया कितना 90, और कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान निकालना है, माने इधर का मान निकालना है हमें, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये सब जब गुणा दोनों का करेंगे तो कितना होगा 1 और 35 0, मतलब दोनों का गुणनफल क्या होगा 1350 होगा। तो यहाँ पे 1350 क्या है, सही है। कहीं भी याद कर लें, एचसीएफ एलसीएम दे या कहे दोनों संख्याओं का गुणनफल करे, इसका मतलब कि दोनों में गुणा कर देना है, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब दोनों संख्याओं क्या होता है, गुणनफल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 34, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए आपका मौसा ए बी गुणे, अभी तो तुरंत पढ़ाएं कि दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ए बी का मौसा और ए बी का लौसा बराबर क्या होगा, ए गुणे बी, दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का लौसा बराबर दोनों का गुणनफल होता है। देखें सुपर ऊपर ही लिखे हैं। तो ए बी का लौसा गुणे ए बी का मौसा माने क्या चीज, ए गुणे बी, तो इसमें ए गुणे बी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। अब देखें थोड़ा सह-अभाज्य युग्म समझ जाए, ठीक है। सह-अभाज्य युग्म उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो 1 के बराबर हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एचसीएफ नहीं सीखे तो आगे पढ़ाने वाला हूँ। अब देखें तो इसमें देखें पहला युग्म क्या है 15 और 20 है। अब हमें जांच करना है कि सह-अभाज्य है कि नहीं है। तो शॉर्ट में समझने के लिए 15 बराबर और 20 बराबर, ठीक है, 15 बराबर और 20 बराबर, दोनों का गुणनखंडन करेंगे। तो दोनों का गुणनखंडन करेंगे तो 15 गुणनखंडन क्या होगा 3 गुणे 5 और 20 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। दोनों का गुणनखंडन करेंगे, अब फिर देखेंगे दोनों में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोनों में देख रहा है कि 5 मिल जा रहा है, ठीक है। तो जब कुछ मिल जाए तो सह-अभाज्य नहीं है, नहीं है। दोनों में कुछ मिल जाए तो सह-अभाज्य नहीं है। अब इसको जांच करें हम लोग, देखें तो 2 नंबर जांच करें 9 और किसका 16 का, ठीक है। तो 9 का गुणनखंडन करें तो 3 गुणे 3 और 16 का करेंगे हम लोग तो क्या होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। दोनों में ऊपर और नीचे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो यही सह-अभाज्य युग्म है। देखें तो गुणनखंडन करेंगे और दोनों में कुछ नहीं मिले तो उसे हम लोग बोलेंगे सह-अभाज्य युग्म। तो इसमें यही है सह-अभाज्य युग्म। एक बार समझ ले, कोई भी दो संख्या दे दे आपको, अब पूछे कि इसमें सह-अभाज्य युग्म है कि नहीं है, तो दोनों का गुणनखंडन कर लेंगे। अगर दोनों में कुछ भी मिल जाए तो हम बोल देंगे सह-अभाज्य युग्म नहीं है। कुछ भी नहीं मिले, जैसे ऊपर देखें 3 गुणे 3 नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 था, ऊपर नीचे में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिले तो बोल देंगे सह-अभाज्य युग्म है,
तो इसका सहअभाज्य युग्म क्या है 9 और 16। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अपना 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में भी कह रहा है कि कौन सा अभाज्य युग्म है। तो हम 36 को बना रहे हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका, पहला कह रहा है 12 और 14। अब देखें दो संख्या है, देखना है सहअभाज्य है कि नहीं है। तो 12 के लिए खंडन क्या होगा 2 गुणे 3 और 14 के लिए होगा हमारा 2 गुणे 7। दोनों में 2 मिल गया इसलिए नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं 8 और 12। 8 में हमारा क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 में हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 मिल गया इसलिए भी नहीं है। इसमें देखें 10 और 15, 10 के लिए 2 गुणे 5 और 15 के लिए 3 गुणे 5। इसमें भी 5 मिल गया, ये भी नहीं है। इसको देखें 4 के लिए 2 गुणे 2 और 7 के लिए 7 गुणे कुछ नहीं थे 1। दोनों में कुछ मिल रहा है, एक तो सब जगह मिलता है गुणा में, एक को नहीं लेना है, ठीक है। तो दोनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब दोनों में कुछ नहीं मिले तो यही सहअभाज्य है। सहअभाज्य युग्म क्या है 4 और 7 है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव एक जरूर आता है, आप लोग क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बोलेंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आगे देखें, आगे कह रहा है कि 96 और 50 का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। 96 और 50 के एचसीएफ, तो देखें एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले 96 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। 96 50 दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। और उसके बाद 96 का गुणनखंडन करेंगे। तो देखते हैं 96 का गुणनखंडन क्या होगा। 2 से होगा आपका 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो क्या हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितना बार है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 50 का करेंगे तो 50 का क्या होगा आपका 2 से होगा आपका क्या चीज़ 25 और 2 से क्या 5 से क्या होगा आपका 5। तो इसका होगा 2 गुणे 5 गुणे 5। और फिर कह रहा है क्वेश्चन, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो याद करें दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी निकालना हो तो पहले दोनों का गुणनखंडन करेंगे। दोनों का गुणनखंडन, हमने दोनों का गुणनखंडन कर लिया और फिर दोनों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। तो दोनों में अगर 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, और जो दोनों में मिले वही एचसीएफ होता है। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 ही एचसीएफ होगा, ठीक है। साथ में एक ही बार लिखेंगे। दोनों में 2 मिला तो 2 मिल गया, 2 लिख दिया। और कुछ मिलता तो और कुछ लिख देते। तो दोनों में 2 मिल रहा है इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 2। तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 2। 2 ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे है, क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहे हैं 8 और 12 का एलसीएम निकालें। अब देखें कह रहा है कि 8 का एलसीएम निकालना और 12 का एलसीएम निकालना है। मैं एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, कल के लेक्चर में काफ़ी अच्छा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल में ऑब्जेक्टिव में आ गया इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो 8 का हमारा गुणनखंडन क्या होगा। तो 8 का गुणनखंडन होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 12 का क्या होता है 12 का होता है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, पहले हम उसका गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। तो 8 का गुणनखंडन कर लिए और फिर किसका गुणनखंडन कर लिए 12 का गुणनखंडन कर लिए। चूंकि हमें निकालना है इसका एलसीएम, तो एचसीएफ का रूल है कि जो दोनों में लड़ जाए उसे ही लिखते हैं, जो दोनों में मिल जाए उसे ही लिखते हैं। लेकिन एलसीएम का रूल है कि दोनों में मिला के देखेंगे क्या क्या गुणनखंडन में आया है। तो देखेंगे दोनों में गुणनखंडन में क्या क्या आया है, 2 आया है और 3 आया है। बस यही 2 तरह के अंक हैं, 2 है और 3 है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2 किसके पास अधिक है। जिसका 2 अधिक होगा उसका 2 लेंगे, जिसका 3 अधिक होगा उसका 3 लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 किसके पास अधिक है। तो नीचे वाला के पास 2 को 2 है, ऊपर वाला के पास 3 को 2 है। तो 3 इसके पास अधिक है, तो जिसके पास अधिक होगा उसी का लेंगे। तो 1 2 3 इसका अधिक है तो 1 2 3। 3 किसके पास अधिक है तो ऊपर है ही नहीं, इसमें 1 है तो 3 ले लेंगे। गुणा करने पर कितना आएगा 24, तो हो जाएगा आपका 24। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबको काफ़ी गहराई में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव में आ गई इसलिए हल्का सा हिंट्स देकर पढ़ा दे रहा हूँ। आगे देखें कह रहा है कि 0.25 का p बटा क्यू रूप क्या होगा। अब देखें 0.25 का p बटा क्यू रूप, किसी भी चीज़ का p बटा क्यू रूप लिखना काफ़ी आसान है क्योंकि दशमलव में है तो परिमेय संख्या होगा ही।
तो 0.25 का पी बटा क्यू रूप लिखना है। तो देखें कभी भी पी बटा क्यू रूप के लिए ऊपर हम दशमलव हटा देंगे, दशमलव हट गया, और नीचे दशमलव के स्थान पे क्या देंगे 1, याद रख लें। ऊपर हम दशमलव हटा देंगे और नीचे दशमलव के स्थान पे हम 1 देंगे, और दशमलव के बाद जो गो अंक होगा तो गो 0। दशमलव के बाद क गो अंक है 1 2, तो 2 गो 0 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा हमारा 1/4। तो इसका ऑप्शन क्या सही है हमारा 1/4। उसी तरह कोई आपसे कह दे कि जैसे 3.5 का पी बटा क्यू रूप लो, तो पहले दशमलव हटा के ऊपर लिख देंगे 35, दशमलव हटा के ऊपर लिख देंगे 35, और नीचे दशमलव के बदले क्या लिखते हैं, दशमलव के बदले लिखते हैं 1, दशमलव के बदले लिखते हैं 1, और उसके बाद दशमलव के बाद जो गो अंक होता है तो गो 0। तो क गो अंक है, 1 गो अंक है तो 1 गो 0। अब इसे काटेंगे तो 5 दूना 10 और 7 5 5 में 7 बटा क्या आएगा 2 आएगा। इस तरह से पी बटा क्यू लिखा जाता है दशमलव का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, 0.4 के ऊपर आवर्ती दिया है, इसका पी बटा क्यू रूप लिखे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऊपर आवर्ती हो तो परिमेय संख्या होता है। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल एक हमारे मैट्रिक के एग्जाम में दे रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, 0.4 के ऊपर आवर्ती का मतलब हुआ 0.4444 अनंत बार आया है, ठीक है, अनंत बार आया है। और जब इसका हमें पी बटा क्यू का रूप लिखना हो तो ध्यान रखेंगे ऊपर 4 है तो 4 दे देंगे, और आवर्ती में 1 अंक है तो 1 गो 9, ठीक है, 2 अंक होता तो 2 गो 9, 3 अंक होता तो 3 गो 9, ठीक है। जैसे हमको लिखना हो 0.5 के ऊपर आवर्ती लिखना होता तो 5/9 होता, 0.6 के ऊपर आवर्ती होता तो 6/9 होता, ठीक है। तो याद कर ले आवर्ती का अगर हमें पी बटा क्यू रूप लिखना हो तो उस अंक को लिख देंगे, और 1 अंक हो तो बटा में 1 9, 2 अंक हो तो 2 9, 3 अंक हो तो 3 9, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में अभी तुरंत हमने पढ़ाया है कि अगर आवर्ती नहीं होता डायरेक्ट होता, तो देखें इसके ऊपर आवर्ती नहीं लगा, डायरेक्ट होता है तो 4 के बाद 4 लिख देते हैं, ठीक है। और दशमलव के लिए क्या लिखते हैं 1, और उसके बाद 1 अंक है तो 1 0, तो क्या होता है यहाँ पे 2 बटा क्या होता है 5। देखिए दोनों में अंतर है, आवर्ती रहे तो बट्टा में 9 लिखाएगा, आवर्ती नहीं रहे तो बट्टा में यहाँ पे 10 लिखाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा हुआ 4/9, क्या है 4/9 सही है। अब देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरा 41, 0.43 के ऊपर दोनों के ऊपर आवर्ती है। तो हम जानते हैं कि ओ के ऊपर आवर्ती हो, ए के ऊपर आवर्ती हो तो 1 9, और जब दोनों के ऊपर आवर्ती हो, दोनों के ऊपर आवर्ती हो तो 2 गो 9, तो 43/2 गो 9। क्लियर है। 43 बटे कितना 2 गो 9, तो यहाँ पे 43/2 गो 9 क्या है सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 0.37 केवल 7 के ऊपर आवर्ती है, 3 के ऊपर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे दोनों के ऊपर था, तो दोनों के ऊपर था तो आसान था 2 गो 9, 3 के ऊपर होता तो 3 गो 9। लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ क्यों है कि 1 के ऊपर आवर्ती है और 1 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है और 7 के ऊपर आवर्ती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखें, इसका मतलब हुआ 0.3 एक बार लिखाएगा, 7 बार लिखाएगा, 7 बार लिखाएगा क्योंकि केवल 7 के ऊपर आवर्ती है। लेकिन अगर वही ऐसे होता 0.37 दोनों के ऊपर आवर्ती होता तब यहाँ पे होता 0.37373737 बार लिखाता। तो क्लियर है। तो यहाँ पे ए के ऊपर आवर्ती है, एक के ऊपर नहीं है, तो अगर एक के ऊपर आवर्ती हो एक के ऊपर नहीं हो तो उसको पी बटा क्यू में लिखने के लिए पहले तो नीचे 90 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 90, ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे टोटल में से, टोटल 37 है, टोटल में से जो बिना आवर्ती का होगा, टोटल में से जो आगे होगा, आगे का अंक होगा उसको घटा लेंगे। तो टोटल 37 है, उसमें आगे वाला अंक क्या है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना होगा मेरा 34 बटा क्या है 34 बटा है मेरा 90, मतलब हो जाएगा आपका 17 बटा क्या होगा 45, 17 बटा 45। तो इसका पी बटा क्यू रूप होगा मेरा 17 बटा 45। ये ऑप्शन क्या है सही है। इसको अच्छा से पढ़ लेंगे क्योंकि लगभग हर साल हमारे 10th के एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। साथ ही मैं यह सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपके 10th के एग्जाम में 100 में 100 लड़ेंगे और लड़ेगा भी। केवल मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसे लाइन बाय लाइन पढ़ लें, और कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके मुझसे जवाब दें। आगे देखें
फिर यहाँ पे कह रहा है 0.37 का पी बटा क्यू रूप। अब देखें 43 क्वेश्चन कर रहा है 0.37 आवर्ती कुछ नहीं है, ऊपर आवर्ती कुछ नहीं है, तो इधर डायरेक्ट बनेगा 37 लिखा जाएगा। और दशमलव के लिए क्या लिखाएगा 1, और उसके बाद कौ अंक है 2 अंक है, तो 2 0, तो मतलब 37 बटा क्या होगा 100 होगा। देखिए सभी के सभी अलग अलग क्वेश्चन थे, इसमें किसी के ऊपर आवर्ती नहीं था तो बट्टा में 100 हुआ, इसमें एक के ऊपर आवर्ती था एक के ऊपर नहीं था तो बट्टा में 90 हुआ, ऐसा था कुल में से आगे वाला घट गया। इसमें दोनों के ऊपर आवर्ती था तो बट्टा में 99 हुआ। तो घर पे आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। तो याद करें, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 45 है 0 और 5 का एचसीएफ क्या होगा। और देख ले 0 और 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो बना रहे हैं 0 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 0 गुणे 5, क्योंकि 0 में तो हर चीज छिपा है, 0 में तो हर चीज छिपा है। अब देखें तो 0 के लिए हमने 0 गुणे 5 लिख दिया। और देखें 5 के लिए हम लिख सकते हैं ना 5 गुणे 1, चाहे 1 गुणे 5 कुछ भी, 1 गुणे 5। हम जानते हैं जो दोनों में मिले उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो दोनों में क्या मिल गया 5, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 5। उसी तरह से कोई कहे कि 0 6 का एचसीएफ होगा 6, 0 10 का एचसीएफ होगा 10, 0 50 का एचसीएफ होगा 50, 0 1 का एचसीएफ होगा 1। मतलब 0 के साथ किसी भी चीज़ का एचसीएफ वो चीज़ होता है। क्लियर है। तो और एलसीएम होता तो सब चीज़ का 0 के साथ एलसीएम क्या होता है 0 होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कल से अब पढ़ेंगे, आज ऑब्जेक्टिव खत्म कर दें, कल के लेक्चर से हम लोग सब आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक आप लोगों के लिए SW है, ठीक है। आप लोग अगर इसे बना लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जवाब दें, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही आज पहला पाठ मतलब रियल नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। कल के लेक्चर से हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।